जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो लू फैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है, जिसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिला था जो माउंटेन सिटिंग गेस्ट होता है वो आते हैं और उसे वहाँ पे आके एक अच्छा खासा भाषण दे के आते हैं, जिसके बाद वो फुली मोटिवेट हो जाता है। इसी के बाद कुछ इसी तरीके से वक्त बीतता रहता है और हम लोगों को नाइन रिमोटनेस ट्रू मास्टर की भी फाइट देखने के लिए मिली थी उस सेक्टर बीस्ट के साथ। और इवन नाइन रिमोटनेस मास्टर भी फेल हो जाता है उस फाइट के अंदर, मतलब वो जो सेक्टर बीस्ट था वो वहाँ से एस्केप कर जाता है। वही इसी के बाद हम लोगों ने एंसेस्टर स्कूल के अंदर से फ्रॉड फ्लावर ट्रू गॉड देखी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी ट्रू गॉड थी। एंड उसके हम लोगों को काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग टाइप के बच्चे भी देखने के लिए मिले थे जिसको उन्होंने ही ब्रीड किया था। और इसी के साथ जब उनके ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो वो फाइनली लो फैंग को याद करती है और वो सोचती है कि इकलौता लो फैंग ही है जो कि उन सेक्टर 20 के साथ पंगे ले सकता है। वही लैंड ऑफ एक्सट्रीमनेस के अंदर हम लोग को सिटिंग माउंटेन गेस देखने के लिए मिलता है, जो कि उन्नीस बोट को एक तरफा देखे जा रहे थे। वो कहता है कि ड्रोनोंग रिवर का इनहेरिटेंस, जिसको पूरी तरीके से सेक्टर 20 के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, बट मेरे डिसाइपल ने उसे वापस री इनहेरिटेट किया। वो सेक्टर 20 उन्हीं के द्वारा मैं आज इस हालत में हूँ। वहीं हम लोगों को एक इनविजिबल सा फोर्स देखने के लिए मिल सकता था, और ये जो इनविजिबल सा फोर्स था ये सामने से ओरिजिन के द्वारा सिटिंग माउंटेन गेस के ऊपर लगाया जा रहा था। वैसे तो ये जो इनविजिबल सा फोर्स था, इस फोर्स को कोई और थ्रू वर्ड नहीं देख सकता, इसे बस सिटिंग माउंटेन गेस्ट ही फील कर सकते थे। सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहते हैं कि तुम्हें मेरे ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम हर टाइम मेरे ऊपर ध्यान रखते हो। मैं ऑलरेडी रूल्स के बारे में जानता हूँ और मैं उनके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, और वैसे भी अगर मैं चला भी गया तो तुम मेरा क्या ही उखाड़ लोगे। बट इतना कुछ कहने के बाद भी वो जो फोर्स होता है वो वहाँ से नहीं जाता, वो फोर्स अभी भी वहीं पे था। इस फोर्स को देखते हुए सिटिंग माउंटेन गेस्ट अपने सर को हिलाते हुए एक स्माइल करता है। सिटिंग माउंटेन गेस्ट उस ओरिजिन की तरफ देखते हो और फिर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उस सेक्टर 20 से डरते हो, और इसके अलावा तुम उससे इसलिए डरते हो क्योंकि वो जो सेक्टर 20 है वो ना कि तुम्हारे ओरिजिन का पार्ट्स फॉलो करता है, बल्कि वो तुम्हें भी पूरी तरीके से फॉलो कर सकता है। वो तुम्हारे माइंड को पूरी तरीके से इनहेरिटेट कर देगा। मतलब जब ओरिजिनल यूनिवर्स ट्रांसफॉर्म होगा और रीबॉर्न होगा तो उसके बाद जो न्यू ओरिजिनल यूनिवर्स बचेगा उसके अंदर से तुम्हारा जो माइंड है वो टोटली इनहेरिटेड हो चुका होगा। उसके साथ एक न्यू माइंड की क्रिएशन होगी या फिर एक नया माइंड जनरेट होगा, और तुम तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाओगे। वो जो फोर्स था ओरिजिन माइंड का वो अभी भी वहीं पे था, लेकिन वो कम या फिर ज़्यादा नहीं होता, वो बस सिटिंग माउंटेन गेस्ट की बातों के ऊपर पूरी तरीके से स्टडी तरीके से बिहेव करते रहता है। इसी के बाद सिटिंग माउंटेन के जोर जोर से लग जाते हैं और फिर वो कहता है कि तुम मेरे डिसाइपल की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान देते हो क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत है और मुझे भी उसकी ज़रूरत है। तुम्हें उसे थैंक्स कहना चाहिए और मुझे भी, क्योंकि वो मेरा डिसाइपल है, मैंने उसे कल्टीवेट किया है। उसी के साथ साथ वो डोंगडोंग रिवर और वर्ल्ड ऑफ जिन दोनों का इनहेरिटेंट भी है। तुम शुरुआत से ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर एक पियरलेस जीनियस को कल्टीवेट करना चाहती थी, और लो फैंग की सक्सेस के साथ ही तुम्हारी सक्सेस और साथ ही साथ मेरी सक्सेस भी है। एट द एंड जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट होता है वो इतना ही कहता है कि ये जो सेक्टर बीस्ट है ये डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और अभी तक इनके वजह से काउंटलेस पावर जो है वो इनहेरिटेड हो चुकी है, काउंटलेस इनहेरिटेंस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। जितनी भी चीज़ें अभी डिपेंड करती है वो सारी की सारी मेरे डिसाइपल पर डिपेंड करती है। अगर उसने सेक्टर बीस्ट को मार दिया तो ठीक ही है, हम पूरी तरीके से एक होल न्यू एरा के अंदर एंटर कर जाएंगे। बट अगर सेक्टर बीस्ट ख़त्म नहीं हुए तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बर्बाद हो जाएगी। वैसे तो अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर जितने भी लोग थे सब लोगों ने लू फैंग के साथ ही पूरी तरीके से अपनी एक्सपेक्टेशन लगा के रखी थी। ये सब इसलिए था क्योंकि इकलौता लू फैंग ही था जो मोस्ट पावरफुल यूनिवर्स मास्टर था। और उसके अलावा देखा जाए तो जो सेक्टर 20 था वो तो अभी बाहर एक ही आया था, लेकिन सेक्टर 20 नेस्ट के अंदर अभी भी काफ़ी सारे सेक्टर 20 है, और शायद से एक लू फैंग ही था जो कि अभी तक सेक्टर 20 के साथ ढंग से फाइट कर पाया था। इसी तरीके से टाइम बीतता रहता है और फाइनली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि 4 साल बीत जाता है। रैम्पेज डेविल गॉड का सबको एक मैसेज आता है कि सुनो सुनो, वो सेक्टर 20 वो मेरे मिनीचर यूनिवर्स के बाहर है और वो मेरे ओरिजिन को निगल रहा है। अगर जल्दी कोई नहीं आया तो मेरे मिनीचर यूनिवर्स का जो सेक्टर है या फिर जो ओरिजिन है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तभी हम लोग को एक ट्विस्ट देखने के लिए मिलता है। लू फैंग का एक मैसेज जाता है रैम्पेज डेविल गॉड को कि आई हैव अराइव्ड। इस मैसेज को पढ़ने के बाद जो रैम्पेज डेविल गॉड होता है वो टोटली पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि लू फैंग उसी के मिनीचर यूनिवर्स के पास था।
गाइस जैसे कि आप लोगों को पहले ही पता होगा कि लू फैंग पहले से पूरी तरीके से सस्पिशियस होके बैठा था। पूरे के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर शायद ही कोई पर्सन था जो कि लू फैंग की रियल पोजीशंस को जानता था। इसी के बाद रैम्पेज डेविल गॉड जो था वो लू फेंग से पूछता है कि तुम्हारी कौन सी टीम है यहाँ पे। लू फेंग उससे कहता है कि स्पेसशिप। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को सेक्टर 20 मोरूशा देखने के लिए मिलता है। सेक्टर 20 मोरूशा इस वक्त उस मिनीचर यूनिवर्स के बाहर खड़ा था और वो आराम से उस मिनीचर यूनिवर्स के ओरिजिन को चूस रहा था। वो मन ही मन कहता है कि मैं पिछले बार उस मिल्की वे हॉर्डे लीडर के साथ फाइट करते हुए काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था और साथ ही साथ उसने मेरी काफ़ी ज़्यादा पावर्स को कंज्यूम कर लिया था। और उसके बाद वो कम था कि मुझे वो 9 रिमोटनेस ट्रू मास्टर मिल गया, उसने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम किया लिटरली। चले वो एक टाइम में वो मिल्की वे फिर भी ठीक था, लेकिन 9 रिमोटनेस मास्टर ने तो मुझे बहुत ही बुरी तरीके से कंज्यूम कर लिया था। और अगर मैं इसी तरीके से कमज़ोर होता रहा तो मैं पावरफुल कब बनूंगा। मुझे वापस से सेक्टर 20 नेस्ट के अंदर जाना पड़ेगा अपने लेवल को बढ़ाने के लिए। उसी के बाद जाके एट द एंड मैं अल्टीमेट किंग बन पाऊंगा। और जब मैं अल्टीमेट किंग बनूंगा उसके बाद देखना मैं सभी लोगों को मार दूंगा। मैं उस मिल्की वे को भी मार दूंगा और साथ ही साथ उस 9 रिमोट टेस्ट मास्टर को मैं मार दूंगा। और बड़ी, तुम तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। वो सेक्टर 20 इन सारी चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सडनली आसपास का जो स्पेस होता है वो पूरी तरीके से फ्रोज कर जाता है। तभी सेक्टर 20 एकदम से पैनिक कर जाता है। वो कहता है अरे नहीं यार ये क्या हो रहा है करके। उसे समझ जाता है कि कोई ना कोई यहाँ पे ट्रू गॉड आ चुका है। मतलब यहाँ पे इतना जल्दी किसी का आना, मतलब यहाँ पे पहले से कोई ना कोई था जो कि आके रखवाली कर रहा था। और तभी अचानक से उसे फील होता है कि एक सिल्वर कलर की स्पेसशिप काफ़ी ज़्यादा दूर से उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आ रही थी। उस स्पेसशिप को देखते हुए सेक्टर 20 मोरूशा की पूरी तरीके से हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि वो जो स्पेसशिप था उस स्पेसशिप से आने वाले ऑरा की मदद से ऑलरेडी वो सेक्टर 20 मोरूशा पहचान चुका था कि ये और कोई नहीं, ये मिल्की वे ऑर्डर लीडर है। तभी सडनली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो जो सेक्टर 20 होता है वो तुरंत अपनी बॉडीज़ को 99 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेता है और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर उड़ने लग जाता है। लेकिन तभी जब उसकी 99 बॉडी के पार्ट 99 डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर उड़ रहे थे, तभी एक यूनिवर्स चेन हम लोगों को देखने के लिए मिलती स्नोई वर्ल्ड की। ये लो फैंग की चेन्स थी और ये जो स्नोई लो फैंग की चेन्स थी ये उसकी 99 बॉडी पार्ट्स को पीछे से पकड़ने लग जाती है। इनकी भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। जब वो जो सेक्टर 20 था, जब वो देखता है कि ये 99 चैन्स उसके पीछे है और वो वापस से इन सारी चैन यूनिवर्स के अंदर ट्रैप होने वाला है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि लास्ट टाइम जब मैं इस चैन यूनिवर्स के अंदर ट्रैप हुआ था तो इसने मेरी काफ़ी सारी पावर्स को कंज्यूम कर लिया था। उसके बाद लिटरली उसको अपनी पावर को रिकवर करने के लिए काफ़ी सारे मिनीचर यूनिवर्स के ओरिजिन को चूसना पड़ा था और अभी दोबारा से वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही थी। लो फेंग उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि इवन थॉट, मेरा ये जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट है ये तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन चिल उसके बाद भी ये तुम्हारी पावर्स को काफ़ी ज़्यादा गुना कमज़ोर कर देगा। और वैसे भी एक चीज़ पूरे के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर फैल गई थी कि ये जो सेक्टर बीस्ट है इसको हराने का बस एक ही तरीका है, वो है अपनी गोल्डी पावर्स। क्योंकि हमारी जो गोल्डी पावर्स होती है वो सेक्टर 20 की पावर्स के कंपैरिजन के अंदर पूरी तरीके से अपोजिट होती है। लेकिन देखा जाए तो अगर किसी पर्सन के पास ज़्यादा बड़ी गोल्डी बॉडी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्डी पावर्स को प्रोड्यूस कर सकता है। और यही एक लॉट सबसे आसान तरीका था जिसके थ्रू तुम किसी भी सेक्टर 20 को पूरी तरीके से कंज्यूम या फिर उसकी पावर को ड्रेन कर सकते हो। जब वो सेक्टर 20 अपने चारों तरफ देखता है कि उसके चारों तरफ चैन ही चैन थे, तो वो मन ही मन कहता है कि ये लो फैंग हमेशा ये मेरे रास्ते का कांटा क्यों बनता रहता है। मुझे बस लो फैंग और 9 रिमोटनेस मास्टर से डर लगता है, क्योंकि वो मेरी काफ़ी सारी एनर्जीज को कंज्यूम कर लेता है। रही बात बाकी लोगों की, तो वो बस छोटा मोटा मेरे को स्लाइटली इफेक्ट करते हैं, जो कि ना के बराबर में। पिछले बार भी ये जो लो फैंग था ये मेरे को रैम्पेज डेविल गॉड के मिनिएचर यूनिवर्स के बाहर मिला था, और इस बार ये वापस से दोबारा यहीं पे मुझे मिल गया। ये मेरा पीछे क्यों नहीं छोड़ता। इसी के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो रैम्पेज डेविल गॉड था वो मन ही मन सोचता है, आखिरकार इस सेक्टर 20 से मेरी क्या दुश्मनी है। 20 से 30 सालों पहले ही तो ये सेक्टर 20 मेरे उसने मिनीचर यूनिवर्स के ऊपर अटैक कर दिया था। पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर कम से कम 40 से 50 ट्रू गॉड्स है, लेकिन उसके बाद भी ये जो सेक्टर 20 है इसे मैं ही क्यों नज़र आ रहा हूँ करके ये दोबारा से घूम फिर के ही मेरे मिनीचर यूनिवर्स के ऊपर आ गया। वही जहाँ पे लू फैंग था, वही लू फैंग हम लोग को एक स्टार टावर के अंदर देखने के लिए मिल सकता था। और लू फैंग के स्टार टावर के अंदर हम लोगों को 2 और लोग देखने के लिए मिल सकते थे, जो कि होंग और फायर डोम थे, जो कि दोनों के दोनों लू फैंग के डिसाइपल थे।
वही हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था कि जिस मोमेंट के ऊपर वो जो सेक्टर 20 था उसने लू फेंग के स्टार टावर को देखा था, उसी मोमेंट के ऊपर वो आज से भागना शुरू कर दिया था। और वही लू फेंग का स्टार टावर उस सेक्टर 20 को चेस कर रहा था। गाइस अभी वाले सीन के अंदर मैंने गलती से दो चीज़ों को मिक्स कर दिया। जो मैं पहले वाला लू फेंग की बात कर रहा था, जो लू फेंग एक स्पेसशिप के अंदर एंटर किया था, उस टाइम बस लू फेंग के पास उसकी गोल्डन ऑन बीस्ट बॉडी थी, मतलब उसकी कमज़ोर वाली टीम। लेकिन इसके बाद दोबारा रैम्पेज डेविल गॉड की मिनीचर यूनिट्स के ऊपर अटैक होता है और दोबारा से लू फेंग उस सेक्टर 20 से मिलता है। और इस बार जब वो उससे मिलता है तो उसकी स्टार टावर वाली टीम फाइनली इस सेक्टर 20 के आमने सामने आ चुकी थी। एंड ये थर्ड टाइम था और इस बार लू फेंग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट भी था क्योंकि उसकी मोस्ट पावरफुल टीम यहाँ पे मौजूद थी। वही वो जो सेक्टर 20 था वो बस एक तरफा उस स्टार टावर को देखे जा रहा था। सडनली स्टार टावर का दरवाज़ा खुलता है और उसके अंदर से एक ह्यूमन शेप ऑब्जेक्ट बाहर आता है। इस ऑब्जेक्ट की जो ऑरा होता है उसको देखने के बाद एकदम से जो सेक्टर 20 होता है उसके होश उड़ जाता है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये लू फेंग किस में आ गया करके। ये लू फेंग की क्या ये कोई दूसरी बॉडी है? क्योंकि लू फेंग पहले इस सेक्टर 20 से 2 बार अपने गोल्डन ऑन बीस्ट के साथ फाइट किया है। तो इस बार जब लू फेंग अपने ह्यूमन फॉर्म के अंदर स्टार टावर के बाहर निकलता है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि ये लू फेंग सच्ची में है भी या नहीं। लेकिन बाद में जब उसके वो ऑरा को पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिटेक्ट कर लेता है तो उसके बाद वो भी समझ जाता है कि ये और कोई ये लू फेंग ही है। सेक्टर 20 मोर्शा कहता है कि तुम कैसे हो सकते हो करके, तुम मुझे थर्ड टाइम मिल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है करके, तुम दोबारा दोबारा से मेरे रास्ते में बार बार टांग अड़ाने के लिए क्यों आ जाते हो। इसी के बाद वो जो सेक्टर 20 होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाने लग जाता है लू फेंग की तरफ और वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मिल्की वे ऑडी लीडर, अपनी लिमिट्स को पुश करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जानते हो कि तुम्हारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तुम मुझे कैच कर सको, तो अपने लक को ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं तुम्हें इस बार पक्का रिग्रेट करने के लिए मजबूर कर दूंगा। इस वक्त जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी लू फेंग के कब्जे के अंदर थी। इसलिए लू फेंग बस सेक्टर 20 मुरोशी से जितनी ज़्यादा उसके उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता था। इसलिए वो उससे फालतू की बातें करने लग जाता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे कैसे रिग्रेट कराने वाले हो करके, ऐसे कैसे तुम मुझे रिग्रेट करा सकते हो, तुम्हारी साइज़ देखो, इस वक्त सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल के अंदर है। तभी वो सेक्टर 20 कहता है कि तुम अकेले, तुम मेरे बस के नहीं हो, तुम जानते हो कि तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, उसके बाद भी तुम ये सारी चीज़ें कहने की हिम्मत रख रहे हो। सेक्टर 20 कहता है अभी तो मैं अकेला हूँ और अभी मैं तुम लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं कर पा रहा, लेकिन सोचो अगर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने काफ़ी सारे ग्रुप और सेक्टर 20 को यहाँ पे बुला लिया तो तुम्हारा क्या हाल हो सकता है। और जैसे ही सेक्टर 20 मोरूशा ने इस चीज़ को कहा था एकदम से लू फेंग के दिमाग के अंदर काफ़ी सारे थॉट्स आने लग गए थे। लू फेंग सोचता है कि अगर सच्ची में ऐसा कुछ हुआ तो सच्ची में वो एक रियल कैटेस्ट्रॉफी लेवल का एक मतलब क़यामत जैसा होगा कुछ तो भी। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक सिंगल सेक्टर 20 ने चारों तरफ के माहौल को पूरी तरीके से हिला के रखा है। सेक्टर 20 कहता है कि तुम्हें मुझे हल्के में नहीं लेना चाहिए और ना ही मेरे शब्दों को हल्के में लेना चाहिए। मेरे पास सच्ची में ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू मैं इतने सारे सेक्टर 20 को बुला सकता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो सेक्टर 20 के पास सच्ची में ऐसी पावर्स होती है, क्योंकि जो सेक्टर 20 होता है वो लिटरली सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अभी जिस तरीके से अभी ये जो सेक्टर 20 मोरूशा है ये अपने सेक्टर 20 नेस्ट से बाहर निकल के आया, तो सेक्टर 20 नेस्ट के अंदर लगभग सभी लोगों को पता है कि सेक्टर 20 मोरूशा ऑलरेडी अपने नेस्ट को छोड़ के वहाँ से भाग चुका है। लेकिन उन सब लोगों को ऐसा लगता है कि वो एक कायर है इसलिए वो वहाँ से भाग गया, और वैसे देखा जाए तो वो डर के मारे ही भागा था। लेकिन स्टिल अगर दूसरी साइड से देखा जाए तो जो सेक्टर 20 मोरूशा था उसको जो इन्फॉर्मेशन पता चली है, मतलब जैसे कि ओरिजिन को निकलने से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, पावर बढ़ती है। अगर गलती से भी ये चीज़ बाकी के सेक्टर 20 को पता चल गई तो डेफिनेटली वो भी अपने सेक्टर 20 नेस्ट से बाहर आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा डरते हैं और वो इस वक्त अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं समझते, इसलिए वो अभी भी अपने सेक्टर 20 नेस्ट के अंदर ही है। और क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सेक्टर 20 एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो चाहे धरती का कोई कोना क्यों ना हो, ये सेक्टर 20 हमेशा एक दूसरे को फील करते रहेंगे। जब तक एक लास्ट सेक्टर 20 नहीं बच पाता, ये सेक्टर 20 को हमेशा एक दूसरे की लोकेशन पता रहती है। मोरूशा सेक्टर 20 मन ही मन कहता है
कि उन सब पागल लोगों को ये नहीं पता कि ये जो ओरिजिन है ये कितने ज़्यादा डिलीशियस होता है मिनीचर यूनिवर्स के, और इनको डिवॉर करने के बाद हम अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हैं। अगर उन्हें गलती से भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चला तो मेरे हाथ से ये जो प्रीशियस अपॉर्चुनिटी है ये यहाँ से चली जाएगी, और मैं अपनी इतनी ज़्यादा प्रीशियस अपॉर्चुनिटी उन लोगों को नहीं देना चाहता। ये सारे के सारे ओरिजिन और ये सारे के सारे मिनीचर यूनिवर्स ये सब मेरा है। ये जितनी भी चीज़ें वो सेक्टर 20 कह रहा था, इन सारी चीज़ों को लू फेंग अपने दिमाग के अंदर रिकॉर्ड करते जा रहा था। इसी के बाद लू फेंग सेक्टर 20 मोर्चा की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा तो तुम उन सारे सेक्टर 20 को किस तरीके से लीड करोगे, और तुम्हारे वो जो सेक्टर 20 नेस्ट है उसके अंदर असल में है कितने सेक्टर 20? अगर वो काफ़ी ज़्यादा छोटे नंबर के अंदर होंगे तो मुझे डराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे घंटा डर नहीं लगता तुम सेक्टर 20 से। ये सारी चीज़ें लू फेंग इसलिए बोल रहा था ताकि वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उससे निकाल सके। तभी वो जो सेक्टर 20 होता है वो जोर जोर से लग जाता है और वो कहता है, अगर तुम्हें सच्ची में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो तुम एक काम करो, तुम खुद उस सेक्टर 20 नेस्ट के अंदर जाओ और वहाँ पे जाके काउंट कर लेना खुद ही। अगर तुम्हारे अंदर इतना गुर्दा हो तो जाके दिखा दो। सेक्टर 20 मुरुशा होंग एंड फायर डोम की तरफ देखता है, जो कि अभी स्टार टावर के अंदर बैठे हुए थे। उन दोनों की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है, ये दो कायर तो वहाँ पे आए थे और एट द एंड इनकी फट गई। इनको तो हमने मार के वहाँ से भगाया था, और इनको शुक्र मनाना चाहिए कि कम से कम ये आज इस वक्त जिंदा हालत में खड़े हैं, वरना वहाँ पे आने वाला कोई भी बंदा जिंदा वापस नहीं जाके जा सकता। तभी लू फेंग कहता है कि सिंस तुम्हारे पास और कुछ नहीं है मुझे बताने के लिए, या फिर तुम मुझे और इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते, तो हमें अपने बैटल को स्टार्ट करना चाहिए। तभी वो सेक्टर 20 कहता है, रुको रुको, मैं तुम्हें कह रहा हूँ मुझे हल्के में मत लो। मैं इवन अपनी बॉडीज़ को भी डिवाइड कर सकता हूँ, और मेरे पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर तुम मुझे हल्के में लोगे तो ये सही नहीं होगा। एट द एंड सेक्टर 20 कहता है कि चलो एक काम करते हैं, एक डील करते हैं करके। मैं स्वेर करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, एक ओथ लूँगा मैं, मतलब ओथ का मतलब कसम ही होता है। मैं एक उंगली से कसम लूँगा कि मैं ह्यूमन रेस या फिर जितनी भी ओरिजिन है तुम्हारी मिनिएचर यूनिवर्स वगैरह ह्यूमंस की, मैं उसके ऊपर कभी भी अपनी नज़र नहीं डालूँगा और हमेशा से उससे दूर रहूँगा। और इसके बदले में तुम मेरे लिए कभी भी किसी भी चीज़ के अंदर अड़चन क्रिएट नहीं करोगे। कैसे रहेगी हमारी ये डील? लू फेंग खांसने लग जाता है और कहता है, कसम, और तुम खाओगे, और तुम्हारी कसम पे मैं भरोसा भी रखूँ। तभी वो जो सेक्टर 20 पुरुष होता है वो कहता है कि मैं भी यूनिवर्स ओशन का ही एक छोटा सा पार्ट हूँ। देखा जाए तो मुझे भी यूनिवर्स ओशन के द्वारा ही ब्रीड किया गया है, इसलिए मैं अंडर द लॉ ऑफ यूनिवर्स ओशन मैं कसम खा सकता हूँ उसको विटनेस करते हुए। और अगर उसको तोड़ने की कोशिश मैंने की तो उसके जो सर्कमटेंसेस है वो मुझे भी भुगतने। और जहाँ तक कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल भी देख सकता हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि जेंजी एम्परर और ड्रैगन रॉक एंजेस्टर गॉड ये दोनों के दोनों सेक्टर 20 के साइड्स है, और मैंने उनके साथ भी ऐसी एक कसम और ऐसी एक डील की थी जिसके बाद से अभी तक वो पूरी तरीके से सेफ़ है। तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो जेंजी एम्परर और ड्रैगन रॉक एंजेस्टर गॉड है, इन दोनों के दोनों को ऑलरेडी पूरी तरीके से यूनिवर्स से बैन कर दिया गया है। और देखा जाए तो काफ़ी सारे रेसेस हैं जिन्होंने इनके साथ पूरी तरीके से अपने सारे के सारे संबंधों को ख़त्म कर दिया है। लेकिन लू फेंग उस सेक्टर 20 की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि मैं तुम पे भरोसा कैसे करूँ। वो कहता है, क्योंकि मैं अपने इन ऑपरेशंस लॉस के बेसिस के ऊपर इन कसम को खा रहा हूँ। तभी लू फेंग कहता है, कसम, वो तो तुम एक अकेले सेक्टर 20 खाओगे, बाकी सबकी क्या गारंटी है? क्या तुम सारे के सारे सेक्टर 20 को रिप्रेजेंट करके कसम खा सकते हो? तभी सेक्टर 20 कहता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो मिल्की वे, मैं अकेला, मैं अपनी गारंटी लेता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे कभी भी वो जो मिनीचर यूनिवर्स है या फिर जो तुम्हारे ह्यूमंस की जितनी भी जगह है वहाँ पे कभी भी कोई भी उंगली करने के लिए नहीं आऊँगा। लेकिन बाकी के सेक्टर 20 की गारंटी मैं किस तरीके से ले सकता हूँ? सेक्टर 20 कहता है कि देखो, अगर तुम हम सेक्टर 20 के साथ मिल जाते हो फिर हमारे स्लेव बन जाते हो, उसके बाद तुम्हें फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। तुम्हें एक स्पेशल टाइप की पावर या फिर प्रिविलेज भी प्रोवाइड की जाएगी। लू फेंग कहीं ना कहीं जानता था कि ये जो सो कॉल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ पावर है इसका मतलब क्या है। ये वही पावर है जो कि ग्रेट थंडर स्टार मास्टर के पास थी, और ग्रेट थंडर स्टार मास्टर ने लू फेंग के ऊपर इस्तेमाल की थी, वो ब्लैक कलर का फॉग। और लिटरली वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन लू फेंग जानता था कि इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज़ फुकट में तो मिलती नहीं है, और उस पावर के बदले में इन्हें ज़रूर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लू फेंग कहता है कि अपनी नॉनसेंस को बंद करो,
मुझे अभी ये सारी बातें नहीं सुननी। सेक्टर 20 कहता है कि अच्छा चलो छोड़ो, इन सारी बातों को छोड़ो। कैसा रहेगा कि अगर मैं अकेला इस तरीके का प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी ह्यूमन रेस का कोई भी एनिमी नहीं रहूँगा, और साथ ही साथ फ्यूचर के अंदर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डेफिनेटली तुम्हें सपोर्ट करने के लिए भी आ जाऊँगा। तभी लू फेंग कहता है अपना मुंह बंद रखो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे या फिर तुम्हें अपना दोस्त बनाने में। इवन अगर तुम्हें कंसिडर किया जाए तो तुमसे तो हम एक टाइम में छुप भी सकते हैं, लेकिन अगर बाकी के सेक्टर 20 तुम्हारे सेक्टर 20 नेस्ट के बाहर आ गए तो उन सब लोगों से हम कैसे डील करेंगे। तो कुल मिला के तुम सारी सेक्टर 20, तुम सारी फसाद की जड़ हो। जब तुम सारे के सारे एक साथ कसम लोगे तो मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में बताना, वरना मेरे सामने आने की ज़रूरत भी नहीं है। सेक्टर 20 मुरुचा कुछ टाइम के लिए सोचने लग जाता है। वो कहता है कि बड़ी बड़ी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है करके, बड़ी इस तरीके की कसम क्यों खाएगा, और मैं बाकी सारे सेक्टर 20 की तरफ से क्यों इस तरीके की कसम खाऊंगा, या फिर मैं खुद चाहूँ तभी भी मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, मैं उनकी गारंटी कैसे ले सकता हूँ। लू फेंग कहता है कि बस करो तुम मुझे और परेशान करना बंद करो और तैयार हो जाओ अपनी मौत के लिए। जब ये जो सेक्टर 20 होता है ये लाख समझाता है लू फेंग को, उसके बाद भी जब लू फेंग नहीं मानता तो एडलैंड उससे लू फेंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डायरेक्टली लू फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। और जब ये लू फेंग के ऊपर अटैक करने जाता है तब इसे याद आता है, अरे ये लू फेंग तो उसका बाप है, अगर इसके ऊपर वो अटैक करेगा तो वो खुद कैसे ज़िंदा रहेगा। इसके बाद वो 99 पार्ट्स के अंदर अपने बॉडी को रीडिवाइड करता है और ऐसे भागने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन लू फेंग इस बार अपने पूरी प्लान के साथ आया था और उसकी यहाँ पे ये वाली जो टीम थी ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टीम थी। अगर इससे बच के अगर ये सेक्टर 20 से चला जाता है तो क्या इज्जत रह जाएगी लू फेंग की बरादरी में। वही एकदम से हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था ये जो वास्ट वर्ल्ड स्पेस है, इसके अंदर एक वाइट कलर का फॉग जो होता है वो फैलना शुरू हो जाता है कहीं से तो भी, और ये पूरी तरीके ये पूरी स्पेस को घेर लेता है। जो वाइट कलर का फॉग था ये लू फेंग की स्नोई वर्ल्ड की वो जो स्नोई चेन्स थी उनको पूरी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। और इसके अलावा हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो जो सेक्टर 20 मुरुशा जो कि 99 पार्ट्स के अंदर अपने बॉडी को डिवाइड किया था भागने के लिए, उसके वो जो 99 के 99 पार्ट्स थे वो थोड़े से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि वो जब साथ हो जाते या फिर मिल जाते एक बन जाते तो उनकी डेफिनेटली एनर्जी, डिफेंस लेवल, अटैक लेवल सब कुछ बहुत बढ़ जाता है चारों तरफ। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर वो अकेले हो तो अकेले के अंदर ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। के माइंड के अंदर एक चीज़ आती है, लू फेंग के माइंड में एक आइडिया आता है कि किस तरीके से वो इस दानव को पकड़ सकता है। वो तुरंत अपना वो जो स्टार टावर होता है उसकी तरफ देखते हुए एक चुटकी बजाता है, और वो जैसी ही चुटकी बजाता है स्टार टावर का बेसमेंट गायब हो जाता है, और बेसमेंट का दरवाज़ा खुलते उसके अंदर से एक काफ़ी ज़्यादा भयानक ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, जो कि वो जो सेक्टर 20 था उसको पागलों की तरह अपनी तरफ खींचता जा रहा था। वैसे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जैसे वो जो 9 एंट्रेंस टावर की वो ओपन होती तो हम लोग को बॉटम के अंदर काफ़ी सारे 9 वर्लपूल्स देखने के लिए मिल सकते थे, जो कि क्रेजीली काफ़ी ज़्यादा भयानक तरीके से डिवॉर कर रहे थे अपने आसपास की चीज़ों को। और इस टाइम यहाँ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो एक अलग ही लेवल के ऊपर जा चुका था। ये सिंगल थॉट ऑफ वर्ल्ड स्पेस से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल था। वैसे अगर ओरिजिनली देखा जाए तो ये जो चीज़ थी ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि वो जो सेक्टर 20 है उसकी टोटल कुल मिला के 99 बॉडीज़ है जो कि डिवाइड हो जाती है, और वो सिंगल से जब 99 के अंदर इतने सारे बॉडीज़ के अंदर डिवाइड करता है तो डेफिनेटली उसकी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। लेकिन उसकी अगर 99 बॉडी जुड़ के वापस से एक बन जाती है तो वो पहले जितनी पावरफुल बन जाती है। लू फेंग तुरंत नोटिस करता है कि वो जो 99 बॉडीज़ थी वो एकदम से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर उड़ना स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो जो दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे की तरफ भाग रही थी वो एकदम से लू फेंग के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वापस से खींची चली आ रही थी लू फेंग के स्टार टावर के पास। लू फेंग इस सीन को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा मज़े ले रहा था, वो स्माइल करता है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो लू फेंग का ये अटैक इसलिए इतना ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त लू फेंग लेवल 8 तक की टेक्निक्स को क्रिएट कर सकता था, और वही देखा जाए तो वो स्टार टावर की कम से कम लेवल 7 तक की एंग्रेविंग को यूज़ कर सकता था या फिर ट्रिगर कर सकता था। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये जो वर्लपूल वर्ड था ये लगभग 7th लेवल के एंग्रेविंग्स को ट्रिगर करने के बाद फिर 2 लेवल और ऊपर पहुंच जाता था, मतलब ये लेवल 9 तक पहुंच जाता था, और ये इतना ज़्यादा टेरिफाइंग था कि ये 1/3 ऑफ वर्ल्ड स्पेस या फिर शिव विंग्स के अटैक से कई गुना ज़्यादा पावरफुल था। अगर देखा जाए तो शिव विंग्स की तो कोई कंपेरिजन ही नहीं है स्टार टावर के साथ, क्योंकि शिव विंग्स अभी तक पूरी तरीके से अपनी पूरी फुल फॉर्म के अंदर नहीं आई है, क्योंकि अभी भी उसका जो एक हिस्सा है वो पूरी तरीके से गायब है। और अगर करंटली देखा जाए तो अभी इस वक्त जो लू फेंग था वो फिलहाल अपने शिव विंग्स का इस्तेमाल करना भी नहीं चाहता था, वो एक साथ अपने सारे के सारे ट्रम्प कार्ड को रिवील नहीं करना चाहता था।
हम लोगों को काफ़ी सारी 9 डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी देखने के लिए मिलती है, जो कि ऑलरेडी पूरी तरीके से आसपास की स्पेस के अंदर फैल चुकी थी और उस वर्लपुल के अंदर भी वो एंटर कर चुकी थी। ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग लेवल तक पहुंच चुकी थी। वो जो सेक्टर बीस्ट होता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो कहता है इतना ज़्यादा पावरफुल, इतना ज़्यादा पावरफुल ये कैसे हो सकता है करके। जब लास्ट टाइम मैंने इसके साथ फाइट की थी तो अल्ट्रा डी मिल्की वे हॉडी लीडर तब उस टाइम इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। एकदम से अचानक से इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा पावर डिफरेंस कैसे हो सकता है। वही वो जो सेक्टर बीस्ट है वो जब देखता है कि वो घंटा भी कुछ उखाड़ नहीं पा रहा और साथ ही इस वक्त वो पूरी तरीके से लू फेंग के ट्रैप के अंदर फंस चुका है, तो उसकी वो जो सेक्टर बीस्ट बॉडी थी जो कि 99 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड थी, वो फाइनली वापस से एक ही बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी यहाँ से भागने में। एकदम से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो जो सेक्टर बीस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लग जाता है, क्योंकि उसे पता चल रहा था कि वो ऑलरेडी इस ट्रैप के अंदर फंस चुका है। और इसी के साथ साथ वो लू फेंग के स्टार टावर की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से खिंचा हुआ चाहते रह जा रहा था। इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ऑलरेडी जितनी कोशिशें वो कर सकता था या फिर जितने बस का किराया वो दे सकता था, वो सारी चीज़ें वो पहले ही परफॉर्म कर चुका था। सेक्टर 20 एकदम से रोने लग जाता है। वो कहता है अरे यार मैं क्या करूँ यार, मैं कैसे भागूँ यहाँ से, ऐसे चलता रहा तो मेरी जितनी भी एनर्जी वो पूरी तरीके से चूस के ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त लू फेंग को हम लोग को एक एब्सोल्यूट डोमिनेंस देखने के लिए मिल सकता था, क्योंकि ऑलरेडी लू फेंग ने अपनी गोल्डन ऑन बीस्ट बॉडी को भी यहाँ पे काम पे लगा के रखा था, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे जो भी स्पेस सील हुआ था वो सिंगल थॉट ऑफ वर्ड स्पेस, और इसके अलावा जो वर्वुड है उसके कारण ये जो स्पेस है आसपास का वो पूरी तरीके से सील हो गया था। वहीं हम लोगों को लू फैंग देखने के लिए मिलता है। ये जो लू फैंग था वो आराम से अपने वर्लपुल के अंदर भी अच्छी खासी मूवमेंट कर पा रहा था। लू फैंग को अपने वर्लपुल के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एट द एंड लू फैंग इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुका था, और इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हुए जो लू फैंग था वो ट्रू आउट ऑफ वर्ल्ड स्पेस लेवल तक उसने अपनी सोल को लेके गया था। तो अभी इस वक्त जब वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर इतना तेज़ी से मूव करता है, तो वो जो पर्सन होता है उसकी पूरी तरीके से हालत ख़राब हो जाती है। वो जो सेक्टर 20 होता है वो तो ऐसे अगर ऐसे कैसे होगा, मतलब मैं नुकसान कैसे करवाऊंगा फिर इन लोगों का अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो। सेक्टर 20 लू फैंग की तरफ देखता है और कहता है लू फैंग, नो वंडर मैंने जितना सोचा था तो उससे कई गुना ज़्यादा बेटर हो। नो वंडर मिल्की वे हॉडी लीडर इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेटेस्ट बीइंग है पूरी के पूरे ओशन का, क्योंकि जिन ट्रू गॉड से मैंने फाइट की वो भी शायद से इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे जितने पावरफुल तुम एक यूनिवर्स मास्टर होने के बाद भी हो। वो सेक्टर भी लू फैंग के चंगुल से काफ़ी बार बचने की कोशिश करता है, लेकिन लू फैंग बार बार हंसते हुए उसकी तरफ देखता है और एक ही चीज़ कहता है कि आजा भाई दम है तो। इसी के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था लू फैंग उस सेक्टर 20 को बोलता है कि अरे तुम्हारा वो एक अटैक तो बचा ही है अभी भी, तुम्हारी वो जो आंखें हैं तुम्हारी आंखें पूरी तरीके से लाल है, सही तुम अपनी आंखों से कुछ तो भी बीम फायर करते हो, डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक है, मुझे लगता है कि वो तुम्हारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रम्प कार्ड है, लेकिन जिस हिसाब से तुम यूज़ नहीं कर रहे तो वो तो ट्रम्प कार्ड जैसे ही दिख रहा है। वो जो सेक्टर 20 था वो एक चीज़ तो बहुत अच्छी तरीके से जान चुका था और वो अभी काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस था, क्योंकि वो जानता था कि वो टेम्पररीली तो लू फेंग को सप्रेस कर सकता है, लेकिन परमानेंटली देखा जाए तो लू फेंग उसकी बैंड बजा देगा। और इसके अलावा फिर वो लू फेंग की तरफ डायरेक्टली देखता है और कहता है मिल्की वे हॉडी लीडर, तुम जानते हो कि मैं ऑलरेडी अपने सेक्टर 20 नेस्ट के ग्रुप्स को यहाँ पे इन्वाइट कर सकता हूँ, और अगर गलती से भी वो यहाँ पे आ गए तो ऑलरेडी सिग्नल्स ब्रेक हो जाएंगे पूरी तरीके से। वो जो सेक्टर 20 होता है वो लगातार लू फैंग के सामने गिड़गड़ाते रहता है और वो एक ही चीज़ कहता है कि मेरे सब्र का इम्तहान मत लो, तुम्हें अपने लक को पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम ह्यूमंस को कभी भी फ्यूचर के अंदर नहीं टारगेट करने वाला, अभी मुझे छोड़ दो, मुझे कम से कम एक बार के लिए तो छोड़ दो, तुम मे भी मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो फ्यूचर के अंदर, लेकिन अभी के लिए तो मुझे छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लू फैंग सेक्टर 20 की तरफ देखता और उसे देखते हुए एक ही चीज़ कहता है कि भाई मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि तुम जो इतने मुश्किल से मेरे हाथ के अंदर आ रहे हो और मैं अभी तुम्हें खुशी खुशी यहाँ से जाने दूंगा, मतलब सच्ची में कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर तो लगा कि मैं तुम्हें क्या सोच के यहाँ से जाने दूंगा। ये लू फैंग ने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोल तो दिया था, लेकिन इसलिए इसके बाद भी लू फैंग के माइंड के अंदर काफ़ी सारे थॉट्स आ रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं लू फैंग ऑलरेडी जानता था कि सेक्टर 20 के अंदर काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर के अंदर सेक्टर 20 है, और एक सेक्टर 20 ने का इतना ज़्यादा जीना हराम कर दिया, तो जब इतने सारे सेक्टर 20 बाहर आएंगे तो लिटरली पूरी तरीके से तहलका मच जाएगा।
लू फेंग हंसते हुए कहता है कि तुमने कहा था कि तुम सेक्टर बीस्ट को बुला सकते हो, लेकिन तुम तो यहाँ पे पूरी तरीके से ट्रैप हो चुके हो, तो तुम ये सारी चीज़ें कैसे करोगे। तभी वो जो सेक्टर बीस्ट होता है वो कहता है कि तुम्हें मुझे अंडर एस्टिमेट करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है करके, बस एक सेक्टर बीस्ट काफ़ी है तुम्हारी तबाही मचाने के लिए। और वैसे भी अगर एंड के अंदर देखा जाए तो मात्र और मात्र एक ही सेक्टर बीस्ट बचेगा, जितने भी सेक्टर बीस्ट है वो सारे एक दूसरे को खा देंगे, और जब लास्ट सेक्टर बीस्ट बचेगा तभी जो किंग है वो फॉर्म होगा। जब लू फेंग बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार ही नहीं था, तो वो सेक्टर बीस लगातार लू फेंग को कुछ ना कुछ नई बातें बताते रहता है। वो कहता है कि सेक्टर बीस एक दूसरे को सेंस कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो भी बस अपने माइंड के थ्रू। लू फेंग कहता है कि वैसे भी आफ्टर ऑल कुछ टाइम के बाद जितने भी सेक्टर बीस्ट है वो ऑटोमेटिकली अपने अपने नेस्ट के अंदर आ जाएंगे, और एट द एंड सब ने मरना ही तो है, और एक ही फाइनल किंग है जो बॉर्न होना है, तो उसके लिए इतने ज़्यादा घिसने की क्या ही ज़रूरत है। वो जो सेक्टर बीस था वो पूरी तरीके से परेशान हो चुका था, क्योंकि वो जानता था कि लू फेंग कितना ज़्यादा टेरिफाइंग हो सकता है। इसके अलावा वो जानता था कि वो लू फेंग को मार भी नहीं सकता, और अगर वो लू फेंग से प्रॉमिस करता भी या फिर कसम वसम खाता यूनिवर्सन की, तो ये बस उसी के ऊपर ये सारी चीज़ें भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि फ्यूचर के अंदर कोई दूसरा बाकी जो सेक्टर बीस्ट है वो डेफिनेटली इस कसम को कभी नहीं खाने वाले। उनको चाहे अपनी मौत ही क्यों ना आ जाए, वो जाएंगे और लू फेंग को पूरी तरीके से उसकी ऐसी तैसी करके आएंगे, लेकिन डेफिनेटली इतना आसानी से उसको नंबर तो नहीं देने वाले। लू फेंग कहता है कि बस हो गया, अभी मैं तुमसे बिल्कुल ही बोर होने लग गया हूँ, और जब जब तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की है मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से बचाया है, और इस बार तुम दोबारा से मुझे परेशान करने की या फिर मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। इसका मतलब तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुमसे फाइट नहीं करूँगा? इस बार तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। और रही बात बाकी के सेक्टर बीस्ट की, तो उनकी मुझे घंटा भी परवाह नहीं है, वो 1 की संख्या में आए या 10 की संख्या में। आज तुम्हें हराया तो कल उनको भी हरा ही दूंगा कैसे भी करके। लू फेंग कहता है कि एट द एंड एक सेक्टर बीस्ट हो या 50, मुझे किसी से डर नहीं लगता। और हाँ, इस इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे बताया कि ये जो सेक्टर बीस्ट होता है ये एक दूसरे के साथ आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इवन अपने माइंड के थ्रू भी। इसी तरह सडनली हम लोग को देखने के लिए मिलता है एक अननोन फोर्स होता है जो कि एकदम पावर से बाहर आता है, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर गोल्डी पावर्स मिली हुई हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती थी। ये जो ब्लरी फैंटम था ये कहीं ना कहीं लू फेंग के द्वारा ही बनाया गया था, वो भी उस वर्पुल वर्ल्ड के थ्रू जो कि उसके स्टार्ट आवर से बाहर आ रहा था। जो सेक्टर बीस मोरोसा होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें ये चीज़ डेफिनेटली रिग्रेट करनी पड़ेगी करके। लू फेंग कहता है हाँ देख लेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो लू फेंग था वो अपनी वुकी गॉड को भी ड्राइव कर रहा था, उसका हाथ में उसका ब्लड शेडो ब्लेड भी देखने के लिए मिल सकता था। इस वक्त जो लू फेंग था वो पूरी तरीके से अपनी तैयारी के अंदर था युद्ध करने के। सो गाइस आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और कल के एपिसोड के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से लू फेंग उस सेक्टर 20 की ऐसी की तैसी करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब तो करके ही जाना, जल्दी से जल्दी 10K कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।